आज की ये कहानी है देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दफ्तर के चर्चित जासूसी कांड की। आखिर ये क्या जासूसी कांड था, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। एक सामान्य जानकारी देखते हैं। राजीव गांधी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। कांग्रेस के लीडर थे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था और 21 मई 1991 में इनकी डेथ हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। सोनिया गांधी इन्हीं की पत्नी हैं, राहुल गांधी इनके पुत्र हैं और प्रियंका गांधी इनकी बेटी का नाम है। अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो फिरोज गांधी इनके पिता का नाम, इंदिरा गांधी इनकी मां का नाम था। और इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से शिक्षा ली हुई थी, एम्पीरियल कॉलेज लंदन से भी शिक्षा ली हुई थी। और 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। किसे? राजीव गांधी को। तो सन 1985 का जनवरी महीना भारतीय राजनीति के लिए काफी उथल पुथल वाला था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रधान सचिव पीसी अलेक्जेंडर ने इस्तीफा दे दिया था और भारत के कहने पर फ्रांस ने दिल्ली से अपना राजदूत वापस बुला लिया था और चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के दिल्ली दूतावास से राजनयिकों को निष्कासित किया गया था। इस सब के पीछे एक जासूसी स्कैंडल था और जिसके तार भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए थे। भारतीय मीडिया में इसे मोल इन द पीएमओ स्कैंडल कहा जाने लगा और इसमें शामिल थे राजीव गांधी के प्रधान सचिव पीसी अलेक्जेंडर के निजी सचिव एनटी खेर, पीएम मल्होत्रा और यहां तक कि उनका चपरासी भी। 16-17 जनवरी की रात को इंटेलिजेंस ब्यूरो के काउंटर इंटेलिजेंस विभाग ने सबसे पहले एंटी खेर को गिरफ्तार किया था और सुबह होते होते पीएम मल्होत्रा और यहां तक कि पीएमओ के एक चपरासी को भी गिरफ्तार किया गया था। और इन पर आरोप लगा कि यह एक भारतीय व्यापारी कुमार नारायण के जरिए गोपनीय सरकारी दस्तावेज विदेशी एजेंटों को भेज रहे थे। स्टेनोग्राफर और निजी सचिवों के पास सूचनाओं का अंबार सन 1925 में कोयम्बटूर में जन्मे कुमार नारायण सन 1949 में दिल्ली आए थे और विदेश मंत्रालय में एक स्टेनोग्राफर के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। बाद में उन्होंने इस्तीफा देकर इंजीनियरिंग उपकरण बनाने वाली कंपनी एसएमएल मानिकलाल में काम करना शुरू कर दिया था। और हाल ही में प्रकाशित किताब आ सिंगुलर स्पाई द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कुमार नारायण में लेखक कल्लोल भट्टाचार्य लिखते हैं कि लाइसेंस परमिट आज में सरकार में नेपथ्य में रहने वाले स्टेनोग्राफर की विभिन्न मंत्रालयों में गोपनीय सूचनाओं तक खासी पहुंच होती थी। उन्होंने लिखा है कि नारायण को पता था कि स्टेनोग्राफर महज टाइपिस्ट ही नहीं है, उनके पास जो सूचनाएं होती हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वे इस जानकारी का सौदा करने को तैयार हों। हर महत्वपूर्ण मंत्रालय में थी कुमार नारायण की दोस्ती। सन 1959 में सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद कुमार ने सरकार के छोटे पदों पर काम करने वाले लोगों का एक गुप्त नेटवर्क बना लिया था। और यही नहीं, उसने 6 यूरोपीय देशों फ्रांस, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मन, चेकोस्लोवाकिया, सोवियत संघ और पोलैंड के दूतावासों के साथ भी संपर्क स्थापित कर लिया था और उन पर गोपनीय और संवेदनशील दस्तावेज पहुंचाने लगा था उन्हें। और टाइम्स ऑफ इंडिया की 28 जनवरी 1985 के अखबार में यहां तक खबर छपी कि कुमार नारायण को विदेश में गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा करने की ट्रेनिंग दी गई थी। और सन 1985 में भारत में लगभग 2000 लोग विभिन्न कॉरपोरेट कंपनियों के लिए संपर्क अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे और जिनमें कुमार नारायण भी शामिल थे। कल्लोल भट्टाचार्य लिखते हैं कि कुमार के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय सहित हर महत्वपूर्ण मंत्रालय में दोस्त थे। अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कई संपत्तियां खरीदी थी और वो एक अमीर शख्स बन चुके थे। उनके अपने सूत्रों से बहुत आत्मीय संपर्क थे। अपने निकटतम लोगों को वो महंगे तोहफे दिया करते थे। मामले की जांच के दौरान पता चला कि प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात पी गोपालन उन्हें पिता की तरह मानते थे। पासपोर्ट कार्यालय में दाखिल दस्तावेज में उन्होंने लिखा था, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना कुमार नारायण को दी जाए। श्रीलंका के साथ बैठक में लीक की पहली भनक लगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचनाएं लीक हो रही हैं। इस बात की पहली भनक तब लगी जब भारत और श्रीलंका के अधिकारियों की दिल्ली में बैठक हुई। जैसे ही बैठक शुरू हुई, श्रीलंका के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को रॉ का एक टॉप सीक्रेट दस्तावेज दिखाया जिसमें बताया गया कि श्रीलंका के बारे में भारत सरकार में क्या सोच है। विनोद शर्मा और जीके सिंह ने द वीक पत्रिका में
कि 17 फरवरी 1985 के अंक में लिखा था कि भारत के लिए एक शर्मसार करने वाला दस्तावेज था। खुफिया अधिकारी इस बात पर दंग थे कि जो दस्तावेज भारत के उच्चतम पदों पर बैठे लोगों के लिए लिखा गया था, श्रीलंका के पास कैसे पहुंचा। और श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, ये आप देखेंगे पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। उस दस्तावेज की सिर्फ 3 प्रतियां बनाई गई थी। 2 प्रतियां रॉ के उच्चाधिकारियों के पास थी और एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई थी। खुफिया अधिकारियों को यह जानने में दिलचस्पी थी कि वो टॉप सीक्रेट दस्तावेज कोलंबो तक किस तरह पहुंचा। विनोद शर्मा और जीके सिंह लिखते हैं कि बाद में जांच करने पर पता चला कि एक फ्रेंच अधिकारी ने नारायण नेटवर्क के जरिए वो दस्तावेज हासिल कर श्रीलंका तक पहुंचाया था। कुमार नारायण का फ्रेंच खुफिया एजेंसी से संबंध है। जांच अधिकारियों ने बताया कि अपनी गिरफ्तारी से पहले तक नारायण फ्रेंच खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। उनको भारत में फ्रेंच कॉरपोरेट और रक्षा हितों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कल्लोल भट्टाचार्य लिखते हैं कि भारत में उस समय रक्षा बाजार खुल रहा था और फ्रांस की कोशिश थी कि इस पर किसी तरह काबिज हुआ जाए। उन्होंने लिखा कि नारायण फ्रेंच जासूसी संस्था डीजीएसई के लिए 7 सालों से काम कर रहे थे। उनका डीजीएसई के से संपर्क एलेक्जांद्रे द मेरेंचे के कार्यालय में शुरू हुआ था और सन 1981-82 के दौरान जब पायरे मारियो संस्था के प्रमुख बने तब अपने चरम पर पहुंचा था। सन 1982 में फ्रांस को 46 मिराज 2000H और 13 मिराज 2000TH युद्धक विमानों की सप्लाई करने का ठेका मिला था और इस बात की भी गुंजाइश रखी गई थी कि 110 विमान और खरीदे जा सकते हैं। और सालों बाद पायरे मारियो ने सेखी बगारी थी कि उनके नेतृत्व में भारत में रक्षा मंत्रालय में सैन्य लगाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और जिसकी वजह से फ्रांस मिराज आप देखते हैं कि विमान भारत को बेचने में कामयाब रहा था। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन निकोबार का नाम दिया गया था। हालांकि यह कहने का कोई आधार नहीं है कि फ्रांस को यह ठेका दिए जाने में इस जासूसी स्कैंडल की कोई भूमिका थी। भारत और फ्रांस के बीच समझौता होने से पहले सोवियत संघ ने अपने रक्षा मंत्री दिमित्री उस्तिनोव को इस मिशन के साथ दिल्ली भेजा था कि वो भारत को फ्रेंच विमान की जगह सोवियत विमान खरीदने के लिए मनाए, लेकिन वो अपनी मुहिम में कामयाब नहीं हुए थे। संयोग से कुमार नारायण पर हुआ शक। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट था और सत्ता के गलियारे में हर शख्स शक के घेरे में था। एक समय ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय के बड़े अधिकारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाने लगी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का कुमार नारायण कनेक्शन इसके बावजूद नजर में नहीं आया। कुमार नारायण महज सहयोग से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सीबीआई में काम करने वाले वेद प्रकाश शर्मा अक्सर अपने एक दोस्त सुभाष शर्मा की फोटोकॉपी करने की दुकान पर जाया करते थे। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दुकान में रोशनी बहुत रहती थी। अचानक उनकी नजर फोटोकॉपी किए जा रहे एक पेज पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। वेद प्रकाश को अपने अनुभवों से पता चला कि इंटेलिजेंस ब्यूरो अपने किसी भी आंतरिक कागज को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के महत्वपूर्ण कागजों का फोटो स्टेट। कल्लोल भट्टाचार्य लिखते हैं कि वेद प्रकाश कमरे के कोने में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गए। फोटोकॉपी करवाने वाले शख्स और फोटोकॉपी करने वाले शख्स सुभाष शर्मा की पीठ उनकी तरफ थी। उन्होंने देखा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कागज प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन के लिए मार्ग थे। एक कागज असम, कश्मीर, भारी उद्योग, पाकिस्तान से संबंधित थे और इसके बाद वेद प्रकाश इस उम्मीद से अपने दोस्त की दुकान पर रोज जाने लगे कि उनका मुलाकात एक बार फिर फोटोकॉपी करवाने वाले से हो जाएगी। ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। इन कागजों में भारत की आंतरिक बाह्य चुनौतियों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंटेलिजेंस बीप रहती थी। दिलचस्प बात यह थी कि इन गोपनीय कागजों की दिल्ली के बीचों बीच कैनॉट प्लेस में कॉपी किया जा रहा था। भट्टाचार्य जी लिखते हैं कि जब वेद प्रकाश को पूरा विश्वास हो गया तो उन्होंने अपने पूर्व बॉस और इंटेलिजेंस ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक JN रॉय से संपर्क कर उन्हें सारी बात बताई। रॉय ने जांच के लिए कुछ अधिकारियों को फोटोकॉपी वाली दुकान पर भेजा, लेकिन कुछ ठोस निकल के नहीं आया और जासूसी रैकेट में शामिल सभी लोगों की पहचान। वेद प्रकाश इसका सबूत इकट्ठा करना चाहते थे। उन्होंने एक दिन उस चपरासी का लाया एक कागज चुराकर अपने कोट की जेब में डाल लिया। उन्होंने उस कागज को पढ़ा तो पाया कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक कागज था और अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उनका शक सही था। वहां से वो सीधे अपने पूर्व बॉस JN रॉय के पास गए। रॉय ने देखते ही उछल पड़े और उन्होंने पूरे मामले की जांच करवाने का फैसला किया। वेद प्रकाश ने उनसे कहा कि दुकान का मालिक इस काम में शामिल नहीं है, इसलिए उसे परेशान ना किया जाए।
इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने सादे कपड़ों में फोटोकॉपी की दुकान की निगरानी शुरू कर दी। चार्जी लिखते हैं कि अगले दिन जब चपरासी कागज कॉपी कराकर दुकान से निकला तो वेद प्रकाश ने आईबी के आदमी को उसके पीछे लगा दिया। उन्होंने लिखा कि जब ये पता चला कि वो शख्स SLM मानिक लाल के हैली रोड वाले दफ्तर से आया, उस दफ्तर पर भी 24 घंटे की निगरानी बैठा दी गई। कई दिनों की निगरानी के बाद इस रैकेट में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई। नारायण के दफ्तर पर छापा। इस इस सब से बेखबर कुमार नारायण अपने दफ्तर में पीएमओ में काम कर रहे पी गोपालन का इंतजार कर रहे थे। करीब 11 बजे रात को गोपालन एक बीफ केस के लिए नारायण के पास पहुंचे। कुमार ने उनके लिए बिस्की की एक बोतल खोली और उनसे बात करने लगे। तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। कल्लोल भट्टाचार्य लिखते हैं कि दरवाजा खुलते ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम कमरे में दाखिल हुई और उसने कुमार की मेज पर सिर्फ 1.5 घंटे पहले हुई कैबिनेट बैठक के नोट्स पाए। टीम ने कुमार और गोपालन को अपनी जगह बैठे रहने के लिए कहा और पूरे दफ्तर की तलाशी लेने लगे। ये तलाशी अगले दिन सुबह होने तक चली और ये आप देखिए टीम को बेहतरीन स्कॉच विस्की की 14 बोतलें वहां मिली। नारायण और गोपालन को पूछताछ के लिए लाल किले लाया गया और 17 जनवरी की रात को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पर उन पर 8 लोगों के खिलाफ FIR लिखवाई गई, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों तक पहुंच बनाकर उसे विदेशी लोगों के साथ शेयर किया था। कुमार नारायण तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किए गए लोगों में एक कश्मीरी TN खैर थी, जो PM के प्रधान सचिव PC अलेक्जेंडर के PS थे। अलेक्जेंडर के निजी सचिव के तौर पर उनकी पूरे प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचती। एक और शख्स KK मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया, जो गृह मंत्रालय से प्रधानमंत्री कार्यालय प्रतिनियुक्ति पर आए थे। गिरफ्तार किए जाने वाले एक और व्यक्ति थे राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार तरलोचन सिंह के वरिष्ठ निजी सहायक S शंकरन मदुरै के रहने वाले। शंकरन पिछले 20 से अधिक वर्षों से राष्ट्रपति के स्टाफ में थे और प्रेसिडेंशियल स्टेट्स में भी रहे थे वो। और कुछ दिनों की पूछताछ के बाद कुमार को तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। जेल के माहौल ने कुमार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाला और वो बीमार रहने लगे। उनको ये डर सताने लगा कि उनकी जेल में ही हत्या कर दी जाएगी, इसलिए वो रात में जागकर चिल्लाने लगते थे। तिहाड़ जेल के पूर्व प्रेस अधिकारी रहे सुनील गुप्ता बताते हैं कि कुमार हर समय रोते ही रहते थे। गिरफ्तार होने के पहले 2 महीने के अंदर उनका वजन 20 किलो घट गया था। हम लोग उनसे मजाक भी करते थे, उनका वजन घटना अच्छी बात है, अब वो लंबे समय तक जीवित रहेंगे। कुमार नारायण ने अपना जुर्म कबूला। इन गिरफ्तारियों को बाहरी दुनिया से छिपाकर रखा गया था, लेकिन द हिंदू के GK रेड्डी को इसकी खबर लग गई थी और उन्होंने सबसे पहले यह खबर प्रकाशित की थी। और 4 फरवरी 1985 को SML मानिकलाल ने कुमार नारायण को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था और कुमार नारायण ने अपने 15 पेजों के एक वालिया बयान में स्वीकार किया कि इस जासूसी केस में कम से कम 3 देश शामिल थे। वो पिछले 25 वर्षों से उन्हें नगद पैसों के बदले गोपनीय दस्तावेज उपलब्ध कराते थे। कुमार ने अपने नियोक्ता मानिकलाल के बारे में भी कहा है कि उन्होंने भी उनकी दी जानकारी का लाभ उठाया। PC अलेक्जेंडर का इस्तीफा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे PC अलेक्जेंडर ने पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी आत्मकथा थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर में लिखा है कि 18 जनवरी 1985 को प्रधान सचिव के रूप में मेरी सेवाओं का सबसे काला दिन साबित हुआ। उन्होंने लिखा कि उस सुबह मुझे ये हिला देने वाली खबर बताई गई कि मेरे निजी सचिव और 3 निजी सहयोगियों को मेरे दफ्तर की गोपनीय जानकारी कुछ व्यापारिक संगठनों को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने लिखा कि मेरी तुरंत प्रतिक्रिया थी कि मैं इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दूं। वे लिखते हैं कि मैं 3 बजे प्रधानमंत्री से मिलने गया। उस समय उनके 3 वरिष्ठ सहयोगी नरसिम्हा राव, PB सिंह और SB चौहान उनके पास बैठे हुए थे। मैंने राजीव गांधी से कहा, मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। जैसे ही वो लोग गए, मैंने सारी बात प्रधानमंत्री को बताई और अपने इस्तीफे की जानकारी उन्हें दी। फ्रांस से दिल्ली ने राजदूत वापस बुलाने के लिए कहा। पेरिस में भारत के राजदूत नरेंद्र सिंह को मैसेज भेजकर बताया गया कि वो फ्रांस के विदेश मंत्री से मिलकर भारत में फ्रांस के राजदूत को वापस बुलाने का अनुरोध करें। ये भी कहें कि दिल्ली के उनके दूतावास के कर्मचारी की संख्या पेरिस में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के बराबर होनी चाहिए। और ये आप देखेंगे चिन्मय गरेग खान अपनी आत्मकथा सेंटर ऑफ पावर में लिखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ मित्रा ने राजीव गांधी को पत्र लिखकर कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं। इस घटना को 2 देशों के बीच मैत्री में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। और 22 जनवरी 1985 को मित्रा ने अपने भाई को राजीव गांधी से मिलने दिल्ली भेजा। ये उनका कहने का तरीका था, वो दुखी हैं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया।
इस रैकेट में लिप्त पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी के कर्मचारियों को तुरंत देश छोड़ देने के लिए कहा गया, लेकिन नरसिम्हा राव की सलाह पर सोवियत दूतावास से कुछ नहीं कहा गया। कुमार नारायण की मौत। सभी 13 अभियुक्तों के खिलाफ 17 सालों तक मुकदमा चला। उन सभी को गोपनीय सूचनाएं विदेश एजेंटों को पहुंचाने का दोषी पाया गया। ये सभी सरकारी कर्मचारी थे। उनसे 4 प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे थे और इन सबको 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन फैसला आने से 2 साल पहले यानी 20 मार्च सन 2000 को कुमार नारायण का निधन हो गया था, मौत हो गई थी। तो देख रहे हैं, अगर इस तरह के कर्मचारी ही हेर फेर करने लगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरी कहानी है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दफ्तर की जासूसी की चर्चित कहानी है ये। धन्यवाद।